प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये कुंडली जो आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास पटियाला, पंजाब से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये फिलहाल अभी शायद अमेरिका में रहती हैं, वहाँ से इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये तुला लग्न की कुंडली है। और तुला लग्न की कुंडली में लग्न का मान 29 अंश का बना है। लग्न का मान 29 अंश के लग्न का मान 9 अंश का बना है, क्षमा करें। और 29 अंश के गुरु बैठे हैं लग्न में। वहाँ जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनि बैठे हैं, जो इस कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं। पापक ग्रह होकर के अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो कोई खराबी नहीं है। चतुर्थ स्थान में दिग्बली चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में मकर राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके ऊपर से 7.5 अभी ही समाप्त हुई है हाल फिलहाल। कुंभ और मीन राशि, जिसमें मीन राशि में देवगुरु क्या बोलते हैं, केतु बैठे हुए हैं। उसके बाद कर्क राशि के बुधदेव, सम संख्या की राशि में शुभ ग्रह का होना उत्तम माना जाता है। और मंगल, शुक्र और सूर्य, ये तीनों एक साथ सम संख्या की राशि को त्याग करके विषम संख्या की राशि में मंगल, शुक्र और सूर्य एक साथ, जिसमें मंगल और सूर्य मित्रस्थ होकर के या अपनी राशि में सूर्य मंगल मित्र की राशि में और शुक्र नीचाभिलाषी हो रहे हैं। 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, कन्या राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति दशम स्थान में बैठा है। जिस भाव में बुध बैठे हैं उस भाव का अधिपति दिग्बली और उसे देख रहा है। इस वजह से व्यक्ति को कभी भी बाहर रहने में और बाहर रहकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। और यही जो 12वें भाव के अधिपति दशम में बैठ करके चतुर्थ को देख रहे हैं और दशम भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठ करके दशम को देख रहे हैं, इस कारण भी व्यक्ति के जीवन में हमेशा दाम्पत्य में एक थोड़ी सी दूरी या बेचैनी सी देखने को मिलती है। इन सभी विषयों पे बात करेंगे। लग्न में गुरु का बैठना, विशाखा नक्षत्र में, लग्न स्वाति नक्षत्र में 9 अंश पे बना है, उसका परिणाम क्या होगा। केतुदेव 6वें स्थान में कैसा परिणाम कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। इसके साथ साथ इस कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और लग्नेश होकर के जाकर के जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि के साथ बैठे हैं, जो धन भाव के स्वामी हैं। ये एक ऐसा निर्णय है जहाँ व्यक्ति अपने स्वतंत्र कारोबार के पीछे जा सकता है और व्यक्ति स्वतंत्र कारोबार कर सकता है। सूर्य उच्च के बैठे हैं जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी होकर के। उच्च के चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी होकर के। स्वग्रही शुक्र, स्वग्रही मंगल अपने मित्र कहें या जो भी कहें बुध के साथ बैठे हैं, तो कम से कम खराब नहीं, क्योंकि दशम स्थान के स्वामी बुधदेव 5वें भाव के स्वामी के साथ 12वें भाव में बैठे हैं। यहाँ 12वें भाव के स्वामी दशम से संबंध बना रहे थे, यहाँ दशम भाव के स्वामी 12वें भाव से संबंध बना रहे। यहाँ भी यही बात पुष्टि हो जाती है कि व्यक्ति विदेश में ही रहेगा और अभी भी ये बाहर ही विदेश में रह करके कुछ काम करती है। दशमांशा चक्र में यहाँ के सुख भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। शनि और केतु में से शनि स्वग्रही होके, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र उच्च के हो रहे हैं, मंगल स्वग्रही, गुरु उच्च के, सूर्य स्वग्रही। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कभी भी पलट करके पीछे नहीं देखेगा। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि व्यक्ति अपने बलबूते पर ही अपने जीवन की यात्रा समाप्त करेगा, वो कभी किसी के ऊपर आश्रित नहीं होगा। ये इनकी कुंडली का एक झरोखा था ग्रहों के बैठने का। ग्रहों के अंश बल के आधार पर अगर बात कर दूं तो सूर्य बैठे हैं 0 अंश के, थोड़े कमजोर होंगे, 17 कला में है मघा नक्षत्र में। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के 13 अंश पे। मंगलदेव 24 अंश के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। बुधदेव जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में 14 अंश के, अवस्थागत अच्छी स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति 29 अंश के हैं, कमजोर अवस्था में जा रहे हैं विशाखा नक्षत्र में, पर रोग दे रहे हैं। और शुक्रदेव जन्म कुंडली में बैठे हैं 22 अंश के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। और उसके बाद अगर शनिदेव की बात करते हैं तो वो मूल नक्षत्र में बैठे हैं, 7 अंश के वक्री हैं। इस वजह से उनका कुछ परिणाम द्वितीय भाव की तरफ भी से आएगा। 6वें भाव में केतुदेव 11 अंश 20 कला के और 12वें भाव में राहुदेव हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। इस आधार पर अगर नवमांश चक्र में बात करते हैं तो सूर्यदेव अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, जबकि चंद्रमा वृष राशि में कृतिका नक्षत्र में मंगल से दृष्ट, बहुत अच्छी बात है। मंगल अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, जबकि बुधदेव भी अनुराधा नक्षत्र में ही बैठे हैं।
देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में 29 अंश के बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी। जबकि शुक्रदेव तुला राशि में बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में 18 अंश के वक्री होकर के। शुक्रदेव के बाद शनिदेव 7 अंश के बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में, और राहु मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में बैठेंगे। ये है नवांश कुंडली के ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव। अगर आप पहले ही दृष्टि से देख लें तो मैं आपको आपकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं, जहां पे बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे जन्म होता है श्रावण माह में, ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर विचार करेंगे तो व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हुआ है, इस वजह से जितने भी पापक ग्रह हैं शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब बढ़ जाएंगे, इनका बल बढ़ जाएगा। मतलब व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी कठोरता रहेगी और सूर्य देव का बल थोड़ा कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण धन कमाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि फिर भी व्यक्ति के जीवन में धन सदैव ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी, और वो काम करते फिरते ही चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। कोई कष्ट वाली मृत्यु यहाँ पे नहीं है। दक्षिणायन में जन्म होना, क्या बोलते हैं कि वर्षा नक्षत्र, वर्षा ऋतु में जन्म हुआ है, इस वजह से भी व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के जो चंद्रमा हैं वो शुभग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अगर स्वतंत्र काम करे या सरकारी संबंधों से धन कमाए, किसी भी अवस्था में उसके पास धन सदैव ही रहता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा व्यक्ति को बड़े अच्छे मानसिकता का, कोई छल कपट नहीं है, बड़ा सीधा और अच्छी मानसिकता वाला व्यक्ति को बना देते हैं। उसे दुनिया की समझ बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से कई बार लोग उसका इस्तेमाल भी करते देखे गए हैं। श्रवण नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है या श्रवण नक्षत्र के में जन्म हुआ है, इस वजह से व्यक्ति इमोशनल होता है और व्यापारिक नेचर का होता है। सौभाग्य योग, ये बहुत उत्तम बात है। जबकि वैश्य वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति व्यापार करते हुए देखा जाता है, उसके अंदर सात्विकता रहती है। मतलब राजसिक और सात्विक प्रवृत्ति का प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। राजस तत्व की प्रधानता है और सात्विक सत्व तत्व की प्रधानता है। मतलब उसके पास जियो और जीने दो, सबको एक साथ देखो और सबकी सेवा करो, भाव सबके साथ अच्छे रखो, मित्र सबको बनाओ, शुद्ध भोजन करो, शुद्ध आचरण करो, शुद्ध व्यवहार करो और सबकी मदद करो, ऐसा भाव है। कुंडली में सबसे अच्छी बात पंचांग में चंद्रमा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के, जहां व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का धन, उसका व्यय और साथ ही साथ ये सारी चीजें जातक के जीवन में देखते हुए मिल रही हैं। अब आगे अगर कुंडली पे आते हैं तो एक तो सबसे पहले बात क्या है कि लग्न बना है 9 अंश का। 9 अंश का जो लग्न बनेगा वो व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने का बल देता है, और वो चाहता है, व्यक्ति के अंदर स्वभाव में ऐसे गुण आने लगते हैं कि वो व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता है। तुला लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव को देख रहे हैं मित्र के साथ, मित्र की राशि में बैठ करके, और जरा ध्यान से देखेंगे तो वो द्वितीय भाव को देख रहे हैं, यहाँ अपनी राशि में बैठे हैं। सप्तम भाव में बैठे हैं शनि, लग्नेश और द्वितीय एक साथ सप्तम भाव में बैठ गए। यहाँ जो मंगल हैं वो युति कर रहे हैं लाभ भाव के अधिपति के साथ। तो धन और लाभ की युति जब लाभ भाव में हो जाए, इसकी शास्त्रों ने बड़ी प्रशंसा की है। और इतना ही नहीं, छठवें भाव पे जो मंगल की 8वीं दृष्टि जा रही है, मंगल और केतु का प्रभाव, इस भाव से एक संपर्क निकला, एक सूत्र निकला कि जन्म कुंडली के 6वें स्थान पे जब मंगल देव की दृष्टि हो, बहुत ध्यान से समझें, जन्म कुंडली के 6वें स्थान पे जब मंगल देव की दृष्टि हो और वहाँ का अधिपति जन्म कुंडली के लग्न से संबंध बनाए, और जन्म कुंडली के 6वें स्थान पे राहु केतु में से किसी एक ग्रह की युति हो, या ग्रह वहाँ बैठा हो, या वहाँ पे कोई भी ग्रह की स्थिति बन रही हो। जैसे राहु और केतु में से यहाँ केतु बैठे हैं, इस भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, और इस भाव पे मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ता। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे अगर आपकी कुंडली में ये संबंध बन रहा है, तो आपको कोई बीमारी लगेगी ही नहीं। ना कोई लंबी बीमारी है, ना कोई छोटी बीमारी। आप अपनी अवस्था से सदैव जवान और मासूम दिखते हैं, ये बात पक्की है। दूसरा कि जन्म कुंडली में पंचम भाव पे शनि और मंगल के साथ गुरु का भी प्रभाव है, गुरु भी देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का जो न्याय है, जो दर्शन है, जो धर्म है, जो विवेक है, जो प्रेम है, जो दया है, जो सहिष्णुता है, जो मंत्र है, ये सब जीवन पर्यंत बना रहता है। और इस कुंडली की जो सबसे अच्छी बात बनी है, दशमांसा चक्र में मंगल स्वग्रही है। इसका सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली के किसी भी वर्ग चार्ट का अगर योग कारक ग्रह या जन्म कुंडली के चतुर्थेश या नवम भाव या पंचम या लग्न के अधिपति
अगर अच्छे ग्रहों से आच्छादित हों या अपने भाव के स्वामी के साथ बैठे हों तो उस व्यक्ति का करियर कभी भी नीचे नहीं जाता है, ड्रॉबैक में नहीं रहता। वो लग्न में चंद्रमा बैठे हैं व्यापार भाव के स्वामी होकर के, दशम स्थान में व्यापार की राशि बनी है, सप्तम स्थान में व्यापार की ही राशि बनी है। व्यापारिक ग्रह बुध वहीं उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं। चंद्रमा व्यापारिक वर्ग के ग्रह होते हैं, लग्न में बैठे हैं। स्वग्रही मंगल, लग्नेश स्वग्रही, शुक्र उच्च के। इसका अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति जब तक जीवन में काम करता रहेगा उसका मन, उसकी बुद्धि स्थिर है और शांत चित्त के साथ है। जिस दिन वो काम नहीं करेगा उसको लगेगा जैसे मैंने आज कुछ किया ही नहीं है, दिन भर खाली बैठा हूं। तो ये जो भाव पैदा होता है ये इस दशमांसा चक्र के मजबूत और बलवान होने के कारण बनता है। बहुत ध्यान से समझें तो दशमांसा चक्र का चतुर्थ भाव बलवान है। क्यों बलवान है? क्योंकि इस भाव से चतुर्थ स्थान में दो शुभग्रह बैठे हैं और इस भाव पे लग्नेश शनि जो कि धन भाव में बैठ करके देख रहे हैं, लेकिन इस भाव का अधिपति यहीं बैठा है और इस भाव के ठीक पीछे उच्च के शुक्र बैठे हैं। इसका अर्थ इतना, ये 1959 की कुंडली है, ये कुंडली 1959 की है। इसका अर्थ एक ही बार में निकल आए कि व्यक्ति सदैव अपने काम से संतुष्ट, उसे प्रसन्न मन से करने वाला और निरंतर चाहे जितनी भी अवस्था हो जाए उसके बाद भी प्रगति को प्राप्त करने वाला, नित्य नए ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। दशमांसा चक्र इस कुंडली का बहुत अच्छा बना है, इस वजह से मैं इस बात पे ध्यान लेके आ रहा था। जब दाम्पत्य को सोचते हैं तो द्वितीय भाव के स्वामी एकादश में, तृतीय भाव से बैठ करके शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि। उसके बाद इस भाव के अधिपति तीसरे में बैठे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वें भाव के ठीक पीछे मंगल, शुक्र और सूर्य बैठे हैं जो इस भाव को कहीं ना कहीं थोड़ा भ्रम देते हैं। जहाँ पे 12वें भाव में जब राहु बैठ जाते हैं तो शारीरिक सुखों में कमजोरी देते हैं या कई बार व्यक्ति को थोड़ा बहुत ऋण भी लेना पड़ता है। हालांकि वो चुक जाएगा, अपने काम से ही जुड़ा रहने के कारण व्यक्ति के सारे ऋण चुक जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी जितनी भी है उसने कम से कम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है और बहुत मजबूती से निभाई है। सप्तम भाव के अधिपति एकादशवें भाव में, आगे बुध, पीछे राहु शत्रु की राशि में। अब ध्यान से देखें तो यहाँ बुध जो है वो कर्क राशि में बैठे हैं, यहाँ भी बुध जो है वो कर्क राशि में बैठे हैं, यहाँ बुध जो बैठे हैं वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यहाँ कर्क में है, यहाँ वृश्चिक में है। इसका अर्थ होगा कि ये बुध जो इस कुंडली का राजयोग कारक ग्रह होता है वो आपकी कुंडली में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, व्यापार और साइड बिजनेस करने का और कराने का योग लगा देते हैं। और इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ निकलेगा कि बुध की दशा जातक के जीवन को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, ऐश्वर्य, सुख, विदेशी व्यापार, विदेशी कारोबार, विदेशी रहन सहन, ये सब दे देते हैं। क्योंकि योग कारक ग्रह कर्म क्षेत्र की कुंडली के लिए भाग्य भाव का स्वामी होकर के उच्च की राशि के साथ बैठे हैं, उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं और इसके दशम स्थान में बुध व्यापार के कारक होते हैं। बुध से पंचम घर के अधिपति मित्र की राशि में बैठे हैं और अस्त नहीं है। बुध से जहां बुध बैठे वहां से पंचम भाव के अधिपति उससे केंद्र में गुरु और शनि बैठ जाएंगे तो दाम्पत्य में जो पति होगा वो चिड़चिड़ा, क्रोधी, कामी और गुस्सैल, छलिया, निर्दयी और नींद में डूबा रहने वाला, कष्ट देने वाला, मानसिक विकृति का शिकार होने वाला और कई बार बिल्कुल ही दयालु नहीं होने वाला होता है। क्योंकि गुरु यहाँ शत्रु की राशि में बैठे हैं। इस भाव का अधिपति जो बुध है वो मंगल के साथ बैठा है, उसके ठीक पीछे शुक्र पति के काम के आवेग को बढ़ाने वाला बना देते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं लगता किसी से। मैं सच्चे में, अगर मेरे पास थोड़े कानून के जानकार हों कि मुझे क्या बोलना है, कितनी सीमा तक बोलनी है, कैसा बोलना है, तो मज़ा आ जाए। पर हम लोगों के पास रिसोर्स कम है, हमारे पास साधन कम है, उस कम साधन में ही अपनी बात हम लोग रखते हैं। विशेषतया ये बात मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बात कहनी है। दूसरा, नौमांस चक्र जो होता है वो आपके पति का होता है, आपके पत्नी का होता है। वहाँ पे जब कभी भी सूर्य का संबंध राहु या केतु से होता हो या जब कभी भी गुरु का संबंध किसी पापक ग्रह के संग जाता हो तो ये उस आपके स्पाउस को कमजोर करता है, चरित्र के मामले में, व्यवहार के मामले में, गुण दोषों के मामले में। सूर्य उच्च के हैं मतलब पति जो होगा वो जिद्दी, हठी होगा, अपनी बात करने वाला होगा
और शनि के साथ गुरु बैठे हैं और उनके ठीक पीछे चंद्रमा बैठे हैं, तो चपल चंचल चालाक और छलिया, अव्यवहारकृत दर्शन कराने वाला। और यहाँ पे उनकी कुंडली में जो नवांश चक्र होता है वो स्पाउस का होता है, तो शुक्र के उच्च के होने या स्वग्रही होने या मूल त्रिकोण राशि में बैठने से काम का आवेग उच्चतम स्तर पे रहता है, जहां व्यक्ति कई बार अपनी अवस्था को भी समझता नहीं है। बात समझ रहे हैं? अभी जो दशा चल रही है, मैंने बुध पे क्यों जोर दिया है, क्योंकि अब बुध की ही दशा जातक के जीवन में 2026 के नवंबर से लगने वाली है। और शनि इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, पर उनके पास किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और ना तो वो शुभ भाव में हैं। इस वजह से उनके पास जो शुभ प्रभाव होना चाहिए वो उतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा कि अभी तक जो दशा चली उसमें पति आपके ऊपर हावी रहा या पति के मन के मुताबिक आप करते रहे, लेकिन जब बुध की दशा आएगी तो फिर आपका भाग्य, आपका तीर्थ, आपका दर्शन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका भाग्य और ये सारी चीजें अब एक्टिव होंगी और उनसे आपको सुख मिलेगा। बुध जब दशम स्थान के अधिपति होकर के नवम में बैठेंगे तो ये सबसे महान राजयोग बन जाता है कि व्यक्ति की कुंडली में त्रिकोण का अधिपति, जरा ध्यान से देखें तो यहाँ जो त्रिकोण के अधिपति हैं बुधदेव, ये सबसे मजबूत त्रिकोण होता है और ये सबसे मजबूत केंद्र होता है। इन दोनों ग्रहों का संबंध या इन दोनों भावों का संबंध जब कभी भी बन जाए तो सिर्फ इससे ग्रह ही संबंध नहीं बनाता, वनिस्पत इससे भाव भी संबंध बना रहा है और इसके भाव से संबंध बनने के कारण व्यक्ति के जीवन में करियर इतनी ऊंचाई को प्राप्त करता है जितनी वो सोच भी नहीं सकता। तो हम आगे जो कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो अपनी अवस्था को बिल्कुल भी ध्यान ना रखें और चुपचाप अपने काम पे लगे रहें। इस बुध की दशा में हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। इसका एक कारण और होगा कि जिस भाव में ये बुध बैठे हैं उस भाव का अधिपति चंद्रमा उन्हें देख रहा है। नवम भाव के अधिपति जहां बैठे हैं दशम स्थान में, इस भाव का अधिपति इसे देख रहा है, ये तो ठीक है, पर इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं। किसी भी भाव से चौथे घर में अगर शुभ ग्रह बैठे हों, किसी भी भाव से 10वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, किसी भी भाव से 7वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो उस भाव का बल बढ़ता है। तो नवम भाव के स्वामी दशम में बैठे, इनसे केंद्र में गुरु बैठे, इनसे केंद्र में चंद्रमा बैठे और इन पे किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उल्टे केतु जैसे अनुभव कारक ग्रह और धार्मिक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो धर्म का संचार भी होता रहेगा। व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ हमेशा रहता है। और इतनी बात नहीं है, यहाँ पे जो अगर बुध और चंद्रमा का संबंध आमने सामने नहीं होता तो व्यक्ति अब तक एक कठोर और मजबूत निर्णय अपने जीवन में ले रहा होता, पर नहीं लेता, क्योंकि ये चंद्रमा और बुध, चंद्रमा और गुरु भाग्य का अधिपति दशम में बैठा है, तो ये आकाश का स्थान होता है, भाग्य की अभिवृद्धि कर देता है। और गुरु और चंद्रमा जब केंद्र में होते हैं, बुध और चंद्रमा जब आमने सामने होते हैं, तो व्यक्ति जानबूझ करके भी किसी को सताने की कोशिश नहीं करता। अनजाने की तो बात ही अलग है ना, मतलब वो किसी से बदला नहीं ले रहा, ये भी बात है। और दूसरा, उसके साथ लोग चाहे कितने ही बुरे बर्ताव कर लें, पर वो कभी किसी के फिराक में या गलत व्यवहार नहीं करता। लोग उसका लाभ उठा लें, वो बड़ा ही कोमल स्वभाव का होता है, हृदय उसका मर्मस्पर्शी होता है, वाणी उसकी बड़ी ही श्रेष्ठ होती है, वाणी थोड़ी सी घरघराहट वाली होती है। मंगल की द्वितीय भाव पे जब दृष्टि जाती है तो वाणी में घरघराहट होती है। और चूंकि व्यक्ति को कई बार फैशन को समझना, क्योंकि मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं, तो फैशन को समझना, ट्रेंड को समझना, बाहर की विषयों को समझना, विषय के अनुसार अपने नए डिग्री को लेना हो, नई चीज़ें शुरू करना हो, ये सब मंगल बुध और मंगल शुक्र कर रहे हैं। तो जो फैशन की समझ है, शुक्र जो है वो फैशन है और मंगल रासायनिक चीज़। इस वजह से व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित कुछ काम करे, कुछ और भी अलग डिग्री लेकर के उस क्षेत्र से कुछ भी जोड़ करके अगर काम करना चाहता है तो आने वाली दशा बुध की दशा में उसके लिए बड़ा ही लाभकारी ये दशा हो जाएगी। जरा ध्यान से देखेंगे तो आपकी कुंडली में एक ही भाव जो पंचम भाव है वहाँ पे शनिदेव देख रहे हैं, उस भाव पे गुरु देख रहे हैं, और इस कुंडली के सप्तम और द्वितीय भाव के अधिपति भी देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के पंचम भाव में काफ़ी एनर्जी है। और दरअसल जब उस भाव का अधिपति देख रहा हो और एक केंद्र का अधिपति भी उसे देख रहा हो, ऊपर से इस कुंडली के देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठ करके बहुत सारे दोषों का समापन कर रहे हैं। जो अच्छाई है जातक के जीवन में, जो न्याय प्रियता है, वो इसी गुरु, शनि और मंगल के कारण आ रहा है। इतना ही नहीं, चाहे देर से ही सही, पर जो भी व्यक्ति के जीवन में परिणाम जुड़े हैं, जो भी मिला है, वो इसी वजह से मिला है क्योंकि गुरु और शनि जैसे दो ग्रह इस कुंडली को देख रहे थे, पंचम भाव को।
जो विवाह में मतभेद बना, जो दाम्पत्य में परेशानी बनी, वो जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि और मंगल के कारण बना। लेकिन अब जो आने वाली दशा है, इस दशा काल में जीवन की बाजी आपके पक्ष में रहेगी। इतना ही नहीं, इस कुंडली का जो आत्मकारक ग्रह है, वो आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति ही आत्मकारक ग्रह बन रहे हैं, और गुरु और बुध दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। मैंने ये बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि भाग्य भाव के स्वामी जहां बैठे हैं, उससे केंद्र में गुरु बैठे हैं। इस वजह से बुध की दशा में बुध का सुख कैसा बना, किसी भी भाव का चौथा कैसा बन रहा है, ये उस ग्रह की दशा को प्रभावित करता है। बुध से चौथे, किसी भी भाव का पांचवा और किसी भी भाव का चौथा, तो भाव का चौथा राहु मूल त्रिकोणस्थ बैठे हैं, ये एक अलग तरीके की अच्छी बात होगी। भावेश जहां बैठे, उस भाव का चौथा भी अच्छा बना है। इतना ही नहीं, इस भाव का सातवां व्यापारिक यहां भी स्थिति बन रही है। और दूसरा, किसी भी भाव में, जैसे जन्म कुंडली का जो दशम स्थान होता है, वो उसको आकाश का भाव कहा गया है, वो आकाश है। तो किसी भी भाव का स्वामी जब दशम स्थान में बैठ जाता है, तो वो उस भाव की 10 गुना वृद्धि कर देता है, उससे भी ज्यादा वृद्धि कर देता है। तो यहां भाग्य भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठे हैं, इस वजह से भाग्येश की दशा 10 गुना ज्यादा परिणाम करेगी। और एक और भी अच्छी बात क्या है कि उस पे राहु की दृष्टि नहीं है, उस पे केतु की दृष्टि है, जो आपको निरोगी काया भी दे रहे हैं। आत्मकारक ग्रह गुरु लग्न कुंडली में तुला राशि में, नवांश कुंडली में मिथुन राशि में। अब एक एक ग्रहों को समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य, ग्रहों के राजा। सूर्य इस कुंडली के लाभ के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं। नवमांश चक्र में वो जा करके बैठ रहे हैं, मेष राशि में उच्च के हो गए। यहां वो अपनी राशि में थे, यहां वो उच्च के हो गए। उच्च के साथ बैठे हैं राहु। इस वजह से एक जातक के ऊपर से, या जिनकी ये कुंडली है, उनके ऊपर से एक अलग तरीके की दार्शनिकता और सत्यवादिता दर्शन को या दर्शन करने को मिल जाएंगी। और सूर्य की दशा चाहे दाम्पत्य के लिए हो, चाहे कारोबार के लिए हो, चाहे प्रतिष्ठा के लिए हो, चाहे रिसर्च के लिए हो, चाहे डीप थॉट के लिए हो, चाहे रणनीति के लिए हो, चाहे उसके जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए हो, उससे वो जीतता हुआ नजर आता है। मतलब जब कभी भी बुध की महादशा में सूर्य का अंतर आएगा, तो जातक के लिए वो दशा उसके लाभ के पैमाने सिद्ध करेंगे और उसको लाभ देने वाली बनेगी। बात अगर चंद्रमा की करेंगे, तो चंद्रमा मकर राशि में दिग्बली होकर के, गुरु से केंद्र में होकर के गज केसरी योग व्यक्ति को यशस्वी और सुखी बना रहे हैं, अच्छा नेचर दे रहे हैं। वहीं नवांश चक्र में वो ग्रह यहां भी उच्च का हो रहा है। तो जीवन में जितना भी मिला, आपको सूर्य और चंद्रमा ने दे दिया। जो संघर्ष मिला, वो गुरु क्या बोलते हैं, शनि और मंगल ने दे दिया संघर्ष। और जो यश मिला, जो प्रतिष्ठा मिली, जो अपने विवेक को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाया, विषम परिस्थितियों को झेलते हुए, उसको समझते हुए आज यहाँ तक पहुँच गए, विवाह को तोड़ा नहीं, अपने जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की परेशानियों को समझ करके उसको आगे बढ़ा और उसको आगे बढ़ाने में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित हुआ। वो बुद्धि कहाँ से आई, वो साहस, धैर्य, पराक्रम, वो सत्य को धारण करने की क्षमता कहाँ से आ गई, वो सूर्य और चंद्रमा दे रहे थे। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये दोनों ग्रह परस्पर अच्छे बने हैं, उसका चरित्र भी अच्छा है और उसका वर्तमान भी अच्छा है, उसका भूतकाल भी अच्छा है, उसका भविष्य भी अच्छा है। चंद्रमा से वर्तमान का विचार किया जाता है, वर्तमान का अर्थ डेली रूटीन, और सूर्य से भविष्य का विचार किया जाता है, इसका अर्थ है कि आने वाला कल। ये दोनों ही आपकी कुंडली में बलिष्ठ होकर के बैठे हैं। इस वजह से चंद्रमा की दशा में भी जातक के जीवन में जो विवाह बचा ना, जो विवाह का सुख मिला, जो विवाह में जो प्रॉस्पेरिटी मिली, वो इसी चंद्रमा के कारण मिली। तो यहाँ पे चंद्रमा भी अपनी दशा काल में आपको व्यापार देंगे, क्योंकि सप्तमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, शुक्र होकर के, शुक्र उच्च के यहाँ पे, शुक्र स्वग्रही, शुक्र यहाँ नीचा विलासी है लेकिन मंगल के साथ है। तो लग्न और धन का अधिपति लाभ में बैठे, ये महान लाभकारी योग होता है। कुंडली के अगर नेचर को समझें, तो मैं थोड़ा बोर्ड गंदा कर दूं, तो लग्न के अधिपति का द्वितीय भाव के अधिपति के साथ मंगल और शुक्र लाभ में बैठ गए, भाग्य का अधिपति दशम में बैठ गया,
लग्न में बैठ गए 6वें भाव के अधिपति और मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के 6वें स्थान पे, निरोगी काया, कोई बीमारी नहीं। यहाँ पे जो चंद्रमा है वो जन्म कुंडली के दशम के अधिपति होकर के दशम को देख रहे, तो व्यक्ति का कारोबार सुरक्षित। यहाँ पे वही चंद्रमा लग्न में बैठ गए, यहाँ भी व्यक्ति के नेचर में व्यापार आता है और व्यापार को समझता है। मंगल देव इस कुंडली के लिए कैसे बनते हैं? इस कुंडली के लिए द्वितीय और सप्तम भाव के अधिपति होकर के मंगल देव मारक बनते हैं और उस पे किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और इस कारण से यहाँ पे मंगल देव द्वितीय और सप्तमेश होने के बावजूद मारक नहीं बनेंगे। मतलब मंगल की दशा सामान्यतः इस कुंडली के लिए भले मारक होती हो, पर मारक ग्रह के रूप में वो नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन अष्टम भाव के अधिपति के साथ उनकी युति जरूर हो रही है, और जन्म कुंडली के 11वें भाव के साथ बैठे हुए हैं, 11वें भाव में बैठे हैं। तो जब कभी भी मंगल में राहु, क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पे, अष्टमेश के साथ मंगल का संबंध, इस वजह से राहु मंगल और शुक्र की दशाएं, और उसी मंगल में शुक्र या बुध में शुक्र, बुध में मंगल की दशा व्यक्ति के जीवन को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली या मृत्यु देने वाली हो सकती है। इसके अतिरिक्त मतलब इस कुंडली में मारक ग्रह कौन बन गया ये तो आप जान गए। इस कुंडली के लिए अगर बुध देव की बात करते हैं तो बुध देव यहाँ पे बनते हैं भाग्य के अधिपति, दशम में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना दिए, गुरु से केंद्र में है, ये बहुत अच्छी बात है, मैंने पूर्व में बता रखा है। नवांश चक्र में वो ग्रह वृश्चिक राशि में बैठा, यहाँ कर्क में, यहाँ वृश्चिक में। इसका अर्थ होगा कि बुध की दशा यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, व्यापार, कारोबार, समस्या को समझने की शक्ति, ये सब बुध की दशा में मिलेगा। बुध जिस स्थिति में बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, और शनि देव इस कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं, पंचम भाव के अधिपति होकर के देर से ही सही पर उसका परिणाम उसको मिल रहा है। आगे का कोई भी कारोबार, कोई भी निर्णय व्यापार से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो, बिल्कुल आसानी से लिया जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश होकर के तो नहीं, 6वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर के व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ता है। विषम परिस्थितियों का निर्माण बुध देव तो नहीं, पर देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में जरूर करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि त्रिक और दुह स्थान के अधिपति जब लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कंपटीशन रहता है, उसका अपना परम मित्र ही उसका परम शत्रु बन जाता है। और ये भी बात है कि उसको सबसे ज्यादा सुख अपने संतति से ही मिलता है, बेटियों से इसके सुख बहुत ज्यादा मिले। बेटी मामा मामी से सुख बड़ा कमजोर मिलता है, मामा मामी से ठंती बनती रहती है, ये भी बात देखने को मिलती है। तो देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में बैठे हैं, उन्नति अंश के ढलान पे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है, या कई बार वो अपने व्यापार को ही आगे बढ़ाता रहता है। 1,00,000% मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ये व्यक्ति व्यापार में ही सफल होगा, अन्य किसी क्षेत्र में आप सफल हो ही नहीं सकते। और व्यापार में आपको जो करना है करिए, पर व्यापार ही करिए। तो गुरु लग्न कुंडली में तुला राशि में, नवांश कुंडली में मिथुन राशि में। जरा ध्यान से देखें, यहाँ बुध जो थे वो कर्क राशि में बैठे थे, यहाँ वृश्चिक में गए थे, यश मान पद प्रतिष्ठा मिला। बुधदेव गुरुदेव यहाँ पे तुला राशि में बैठे हैं, और यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं? मिथुन राशि में। मतलब तुला से 9 घर आगे बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं लग्न कुंडली में, नौमांश में 3 नंबर में बैठे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर में गए, 9वें भाव के संबंध में जा रहे हैं। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति की दशा व्यक्ति को मानसिक शांति, धर्म, तीर्थ, दर्शन, पूजा पाठ, दान पुण्य करना ये बनाएंगे। पूर्णिमा और अमावस्या को निश्चित रूप से किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, गाय की सेवा निश्चित रूप से होनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपको उच्च के व्यापार में बैठे हैं। बुध में गुरु का अंतर, बुध में चंद्रमा का अंतर, बुध में गुरु, गुरु में शनि, गुरु में मंगल, गुरु में शुक्र, गुरु में सूर्य, ये सब अच्छी अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर रहेंगे। उसके बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो इस कुंडली के लग्नेश हैं, लाभ में बैठे हैं, और जन्म कुंडली के लाभेश होकर के सूर्य लाभ में बैठे, तो लग्न और लाभ का संबंध बन गया। इस वजह से व्यक्ति ऊंची महत्वाकांक्षा वाला, नित्य चाहे जैसी भी हो प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति को गले लगाने वाला, और हमेशा उत्कृष्टता को, किसी के साथ भी अन्याय न करता हुआ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करते हुए देखा जाता है। तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे सूर्य और शुक्र का जो संबंध बना है वो प्रेम को कंफ्यूज कर रहा था, संतति को कंफ्यूज कर रहा था, पुत्र पुत्रियों को कंफ्यूज कर रहा था, और उसमें से अगर 2 संतति हैं, 3 संतति हैं, तो किसी एक का सुख बिल्कुल भी ना मिले या कम मिले, और बाकी जो दूसरा है उसका ज्यादा मिले, क्योंकि पंचम भाव पे सूर्य और शुक्र की दृष्टि कंफ्यूज करके परिणाम देगी। पंचम भाव पे शनि मंगल का संबंध, और रोग और शत्रु भाव के अधिपति लग्न में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। इस वजह से संतति को प्रायः कोई नशा, कोई लत, कोई बुरी बीमारी, कोई ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो यह है शुक्रदेव। शुक्रदेव भी आपकी कुंडली में 100% लाभ, पराक्रम, मेहनत करने का बल, महत्वाकांक्षा, मुझे अच्छा करना है, मुझे अपने आप को सिद्ध करना है,
ये जो बल मिला था या जो एक आगे बढ़ने का नेचर मिलता है, ये यही शुक्रदेव देते हैं। बात होगी शनिदेव की, तो शनिदेव 7 अंश के बैठे हैं, मूल नक्षत्र में बैठे हैं। नवांश चक्र में भी वो ग्रह आपके व्यापार को लेकर के आपका दृष्टिकोण अच्छा बना रहा था। मतलब शनिदेव यहाँ वक्री हैं और 7 अंश के वक्री हैं, काफी हद तक उनका परिणाम द्वितीय भाव पे मिलेगा। इस वजह से मंगल की दृष्टि थी चौथी, और शनि वक्री होकर के द्वितीय भाव से परिणाम करने लगे। इस वजह से व्यक्ति को फैशन, ट्रेंड को समझना, थोड़ा कठोर कभी कभी बोलना, धन कमाने के लिए मेहनत करना, धन बचाने में मशक्कत करना, धन प्रायः किसी दूसरे के द्वारा ले लिया जाता है, आप कमाएंगे कोई दूसरा ले लेगा, तो इस तरीके की चीज़ें, मसालेदार चीज़ों का भोजन करना, मसाला पसंद होना, तीखा, चटपटा, और कई बार आज का भोजन कल करना, बासी भोजन, कड़वा बोलना, ये इस तरीके का शनि मंगल के संबंध में आता है। लेकिन मैं एक बात समझता हूं कि बुध में शनि का अंतर आपको कष्ट दे सकता है और वही बुध में मंगल का अंतर भी आपको कष्ट दे सकता है। इस वजह से हमें वहां पे सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मतलब शनिदेव भी फिर भी आपको व्यापार में स्टेबिलिटी देंगे और बुध में शनि का अंतर कम से कम आपके व्यापार को समझने में मदद करेगा और कम से कम उसको स्थिरता प्रदान करेंगे। जबकि वही शनिदेव जब अंतरदशा में या प्रत्यंतर में आएंगे तो आपको लाभ भी देने वाले बन रहे हैं। हालांकि इनकी दशा आगे कैसी जाएगी मैं पूर्णतया ओवरऑल बताऊंगा। तो ये है शनिदेव। राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं, कोई खराब नहीं बैठे क्योंकि उस भाव का अधिपति राजयोग कारक ग्रह होता है। राहु अगर राजयोग कारक ग्रह के साथ बैठे हो तो राजयोग कारक, या अगर उस राशि में बैठे हैं तो ठीक, लेकिन व्यय हमेशा देते हैं और मन को घर में तनाव, मन को तनाव में रखते हैं। कई बार निद्रा कमजोर होती है, व्यक्ति छोटी मोटी बीमारियों से राहु और चंद्रमा की दशा में, राहु या बुध की दशा में बीमार होते देखा जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने प्रत्येक ग्रह के बारे में आपसे चर्चा कर ली। अब इस कुंडली के नक्षत्र पे आते हैं। सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य मघा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से आपको वो कई बार भ्रम में लेके जाते हैं, अनुभवी बनाते हैं। एक एक लाइन की बात कहूंगा। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, श्रवण नक्षत्र में, आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो चिरचीटे की जड़ अपने गले में अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, कमल के पुष्प की माला, गुलाब के पुष्प की माला ठाकुर जी को या देवी मैया को नित्य अर्पित करना चाहिए। अपने घर को और अपने दुकान को, अपने वर्क प्लेस को खूब बढ़िया सजा करके, सुगंधित इत्र का छिड़काव करके प्रत्येक दिन उसकी सफाई स्वयं से करने से आपको और भी ज्यादा लाभ होगा। दुकान में या घर पे जहां कहीं भी आप जहां पे काम करते हैं, कोशिश करें कि वहां पे नित्य प्रति एक दीपक जलता रहे, घी का दीपक। इससे भी बहुत फायदा होता है। इसके साथ साथ अपने घर से बाहर निकलने से पहले एक घी का दीपक अपने घर के दरवाजे पे या घर के मध्य स्थान में भी जलाएं, ये भी बात सुनिश्चित करनी होगी। तो ये आपकी कुंडली में सूर्य हो गए। चंद्रमा के बारे में मैंने बताया, ओम विष्णवे नमः, चिरचीटे की जड़, और इसके साथ साथ गुरु दीक्षा से युक्त अपने आप को तुरंत करें, क्योंकि जीवन है और जब तक बिना गुरु दीक्षा से युक्त हुए अगर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, वो भयंकर पातकी होता है और भयंकर उसको कष्ट, दारुण दुख झेलना पड़ता है, नरकगामी होता है। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को सबसे पहले आगे रख करके गुरु दीक्षा से युक्त करें। मंगलदेव आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, इसके आधार पर आपको वो फैशन की समझ देते हैं। बुधदेव आपकी कुंडली में पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से आपके अंदर एक सच्चाई देते हैं, एक कृतज्ञता देते हैं, समस्या को समझने की शक्ति और किसी भी स्थिति में अपने आप को शांत बना करके रखने की स्थिति देते हैं। जबकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में विशाखा नक्षत्र में आपको रोग दे रहे थे, पेट और कफ से संबंधित समस्या दे रहे थे। शुक्रदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको स्टेबिलिटी और अनुभव से युक्त भारी, मोटे, ताजे शरीर वाला बना रहे थे। शनिदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर शनिदेव मूल नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके कारण आपको कम से कम अनुभव मिल रहा है। और कई बार व्यक्ति के जीवन में जो शनि की दशा है वो बहुत सारा ज्ञान दे जाती है, जहाँ पे आप लोगों को पहचानते हैं, लोगों की कमजोरियों को जानते हैं, लोगों से लड़ते हैं पर फिर भी लड़ नहीं पाते। लोग आपको ठेंगा दिखाते हैं, उंगलियां करते हैं, नुकसान करते हैं, परेशान करते हैं, चीट करते हैं। ये सब शनि के काल में आपने देखा है। राहुदेव आपकी कुंडली के लिए जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और आप अपना धन व्यय करते हैं, वो राहु के कारण होता है। जबकि केतुदेव आपको निरोगी बना रहे हैं। ये इतनी सारी बात। शुभ अंक के मामले में शुभ अंक आपकी कुंडली के लिए 8 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, नीला और गेरुआ, ये रंग बहुत अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली में धन कमाने के लिए दिशा अगर देखें तो धन कमाने के लिए दिशा आपकी कुंडली में जो बढ़िया बनेगा वो रहेगा पूरब। और मित्रता कुंभ और मिथुन वालों से,
पार्टनरशिप के योग आपकी कुंडली में हैं, आप पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। अब इतना मैंने बताया। अब एक बात और भी आपको होरा चक्र पे लेके आता हूँ। तो आपकी कुंडली का जो होरा चक्र बना हुआ है उसके आधार पर बुध की दशा 100% मानसिक शांति, धर्म और पूजा पाठ, तीर्थ आदि कराने वाली बन रही है। और कुछ अच्छी आदतों का व्यक्ति स्वीकार करेगा, कुछ धर्म शास्त्रों पे उसकी रुचि बढ़ेगी और थोड़ा कृतज्ञ और विनय संपन्न भी हो जाएगा। ये बुध की दशा है। अगर मन पड़े तो आप एक पुखराज धारण कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा लाभ कर देगा। अष्टक वर्ग के आधार पर अगर मैं आपका ध्यान लेके आऊं तो संपूर्णतया इस व्यक्ति को दूसरों से प्रायः लड़ना पड़ा है, अपनी गलती के कारण नहीं, दूसरों की गलती के कारण। व्यक्तित्व ठीक है, धन आपने खूब कमाया है लेकिन बचा नहीं पाए हैं। इसके साथ साथ आपने मेहनत खूब की है, पर जितनी पराक्रम का परिणाम मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं है। आपका मन बड़ा स्पष्ट था, आप यशस्वी थे और दरअसल आपको ज्ञान भी था कि सही क्या है और गलत क्या है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके साथ पढ़ाई में अवरोध बना, जितना प्रेम आपको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, संतति से मतभेद बनी रही और संतति जिद्दी या कठोर हो गई। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में व्यापार और नौकरी में से व्यापार ज़्यादा अच्छा है क्योंकि गुरु तुला राशि में बैठे हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में भाग्य, मोक्ष, धर्म ये सब बहुत अच्छा बना हुआ है। चंद्रमा षडबल में बलवान है सूर्य से। अष्टक वर्ग के आधार पर तो चंद्रमा का बल भी ठीक देख रहा हूँ, ये आपको आगे लेके जाएगा, पर थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ रही है। इसके साथ साथ आप प्राप्त जितना चाहते हैं, मतलब जीवन में जितना गेन करना है आप उतना कर लेंगे, आपको कोई मलाल नहीं रहेगा। अगर मैं एक बात और कह दूं तो जो स्थिति कुंडली में बन रही है उसके आधार पर आपकी कुंडली में संतति की बुद्धि अभी तो नहीं, पर बुध की दशा में कुछ अच्छी होती नजर आ रही है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में जो अष्टक वर्ग बना है उसके आधार पर आपकी कुंडली में बुध में मंगल, शुक्र, राहु, केतु, चंद्रमा और गुरु सारे ग्रहों का अंतर ठीक जाएगा। सिर्फ शनि और सूर्य वाली दशा में कभी कभी आपको कष्ट हो सकता है। इतनी सारी बातें। इसके बाद मैंने मारक ग्रह के बारे में अगर ध्यान दूंगा तो शनि में राहु, शनि में मंगल, बुध में राहु, बुध में मंगल, बुध में सूर्य और बुध में शनि, ये सब थोड़े बहुत कष्ट से जाने वाली दशाएं भी हो सकती हैं। अब क्या बताऊं, वार आपके लिए शुक्रवार, बुध का रत्न आप धारण कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो, बुध की दशा आराम से, भाग्येश की दशा है, ये बहुत उत्तम दशा मानी जाएगी क्योंकि आपकी कुंडली का जो सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रह है वही आपकी कुंडली का भाग्येश बना है और वही उसी की दशा अब आ रही है। कहने का अर्थ क्या है कि हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी कुंडली में कौन से भाव के अधिपति एक्टिव हुए? अष्टमेश एक्टिव हैं, 12वें के अधिपति एक्टिव हैं, तो आपकी कुंडली का नवमेश एक्टिव है, लग्नेश का मित्र एक्टिव है और उसके केंद्र में 3 शुभ ग्रह बैठे हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बढ़िया पहले ही बैठ गए, गुरु केंद्र में, बुध केंद्र में, चंद्रमा केंद्र में, और कोई पापक प्रभाव नहीं है। इस वजह से इस कुंडली को कोई दिक्कत नहीं है, दूसरों को झकना है, आप ऐसे यूं निकल जाएंगे। अष्टक वर्ग के बाद मैंने बात करी होरा चक्र पे। दृष्टिकाण चक्र के आधार पर अगर बात करता हूं तो आपकी आत्मा पितरलोक को जाएगी मृत्यु के बाद, मतलब आई भी पितरलोक से है और वापस पितरलोक को जाएगी। वैसे आपकी मृत्यु जो है, जिस स्थिति में समझ रहा हूँ, वैसे घर के निकट होगी, बहुत ज़्यादा कष्ट से आपकी मृत्यु नहीं होगी और हॉस्पिटल में तो नहीं होती दिखाई दे रही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।